कई बार हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें कि हमें 2 कंपाउंड दे दिया और पूछ लिया कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है ये बता दो। तो स्टेबिलिटी को कंसीडर करने के लिए, स्टेबिलिटी को पता करने के लिए, स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एक जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, एक जो इम्पोर्टेंट टूल है हमारे पास वो है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बेसिक रूप से अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो रेजोनेंस जो है वो मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जिसके पास जितना अच्छा रेजोनेंस होगा, जिसके पास जितना तगड़ा रेजोनेंस होगा, वो उतना ज़्यादा स्टेबल सिस्टम। अब ऐसा क्यों होता है? कोई बंदा अगर ज़्यादा रेजोनेंस है तो वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है? तो समझने की एक बार कोशिश करते हैं कि कोई बंदा ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस उसका क्यों होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो यार, सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि क्या यह बंदा रेजोनेंस में है भी कि नहीं? क्या ये जो बंदे लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो भी डबल बॉन्ड्स हैं या जो भी मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ये रेजोनेंस में है भी कि नहीं? तो रेजोनेंस में होने के लिए क्या-क्या कंडीशन हमने अभी तक बताया है। तो अगर आप प्रीवियस सीरीज़ को देख रहे हो, शुरू से देख रहे हो इस पहले पूरे पूरे सीरीज़ को, तो हमने कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस करके 3, 4, 5 वीडियोज़ बनाए हैं, जिसमें कि हमने सारे कंडीशंस को कवर किया है। मैं क्विकली एक बार उन कंडीशंस को यहाँ पे लिख देता हूँ। पीछे के अगर वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि जाओ और देख लो, ताकि वहाँ पे बहुत सारा मैंने एग्ज़ाम्पल और क्वेश्चंस वगैरह भी करवा के रखा है। तो वहाँ से भी फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है उस एग्ज़ाम्पल से, ठीक है? एनीवेज़, यहाँ पे हम क्विकली देखते हैं कि रेजोनेंस में कब हम किसी सिस्टम को बोलते हैं कि तुम रेजोनेंस में हो, कंजुगेशन में हो। रेजोनेंस और कंजुगेशन हम अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं, हम बार-बार यूज़ करते रहेंगे, कभी रेजोनेंस बोलेंगे, कभी कंजुगेशन बोलेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कंजुगेशन का भी मतलब रेजोनेंस ही हो रहा होता है एट द एंड ऑफ द डे। तो हम बोल रहे हैं कि अगर एक डबल बॉन्ड है, जो बीच में एक गैप हो और दूसरे डबल बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़ा हो। डबल बॉन्ड, बीच में एक गैप, अब ये गैप कुछ भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, वी डोंट केयर। और फिर एक डबल बॉन्ड हो, तो हम बोलते हैं कि ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कि तुम दोनों आपस में रेजोनेंस में हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड है, बीच में एक गैप है और फिर एक डबल बॉन्ड है, राइट? डबल बॉन्ड है, बीच में एक गैप है, फिर एक डबल बॉन्ड है। तो ये तीनों जो है ना, वो ऐसे करके रेजोनेंस में आपस में। हम बोलेंगे क्या ये दोनों भी है? तो देख लो नहीं यार, डबल बॉन्ड, बीच में एक गैप और डबल बॉन्ड। तो वही चीज़ बोली जा रही है कि डबल बॉन्ड, बीच में एक गैप और डबल बॉन्ड, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं तुम रेजोनेंस में हो। ऐसे ही बहुत सारा रूल्स होता है। हम डिफरेंट एग्ज़ाम्पल में डिफरेंट रूल्स यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा ये वाला रूल काम कर रहा है। तो डबल बॉन्ड, बीच में एक गैप और डबल बॉन्ड। यहाँ भी वही होगा, डबल बॉन्ड, बीच में एक गैप और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बीच में एक गैप और डबल बॉन्ड। तो अगर हम देखें, तो इफ़ेक्टिव रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इसी नोट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे अभी। तो नोट पॉइंट में क्या बोला है कि यार, हम रेजोनेंस इन दोनों कंपाउंड की ना स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, उसी के बारे में हमने नोट पॉइंट में लिखा है। हम पढ़ेंगे उसे। उससे पहले हम एक बार देखते हैं कि इन दोनों में जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है ना, वो कैसा है? तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग अगर देखोगे, तो बेसिक रूप से जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, वो देखोगे कि ये वाला बंदा इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल देखोगे तो कितने कार्बन इन्वॉल्व है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन टोटल इन्वॉल्व है, राइट? और कहीं न कहीं ये वाला बंदा इसके साथ रेजोनेंस में होगा, फिर ये वाला बंदा इसके साथ रेजोनेंस में होगा। तो ये सारे ही लोग आपस में ऐसे रेजोनेंस में है। मतलब ये वाला बंदा इसके साथ, लेट मी ड्रॉ दिस, ये वाला बंदा इसके साथ है, फिर ये वाला बंदा इसके साथ है। तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक सारे लोग एक-दूसरे के साथ रेजोनेंस में हैं। उल्टा भी कर सकते हैं अपन कि यहाँ से ये वाला बंदा रेजोनेंस में है, इसके साथ ये वाला बंदा रेजोनेंस में है, राइट? उल्टा-सीधा दोनों तरफ से देखोगे ना, तो कहीं न कहीं चीज़ें रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस में है तो ऐसे रेजोनेंस को हम एक्सटेंडेड रेजोनेंस बोलते हैं। हमने एक एक लेक्चर किया था जिसमें एक वीडियो बनाया था जिसमें क्रॉस कंजुगेशन और एक्सटेंडेड कंजुगेशन के बारे में डिटेल में बताई है। तो वो भी आप जाके और पेज पे, यूट्यूब पेज पे जाके सर्च करके और देख सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि उसे मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँ। ठीक है यार। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं देखते हैं। यहाँ पे कार्बन कितना था इन्वॉल्व? 6 कार्बन था इन्वॉल्व। 3 डबल बॉन्ड था जो आपस में रेजोनेंस में रिलेटेड थे, रेजोनेंस से जुड़े हुए थे, कंजुगेशन में थे। 1, 2, 3 ये तीनों। यहाँ पे देखते हैं कितने कार्बन हैं, तो 1 से यहाँ पे शुरू किया हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ भी कार्बन कितने हैं? 6 हैं। कितने डबल बॉन्ड है तो काउंट करोगे तो 3 ही है। यहाँ भी 3 ही डबल बॉन्ड है। हम बोलेंगे कि क्या ये क्या क्या किस तरीके का नेचर कैसा है डबल बॉन्ड का? तो क्या इसके साथ ये कंजुगेशन में है? क्या इसके साथ ये है? ये भी है। ये इसके साथ है? तो हाँ है। तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों आपस में ऐसे कंजुगेशन में है। ये तीनों ही आपस में कंजुगेशन में, यहाँ भी तीनों आपस में कंजुगेशन में थे। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है ना, वो सिमिलर है। तो हमने नोट पॉइंट में क्या दिया है
नोट पॉइंट में क्या दिया है कि टू कंपाउंड्स इन विच नेचर ऑफ बॉन्डिंग इज सेम देन एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो नोट पॉइंट कह रहा है कि अगर इसका नेचर ऑफ बॉन्डिंग सेम हो, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि तीन कार्बन भी 6 था, बॉन्ड भी 3 है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन दोनों में एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो है ना यहाँ पे दोनों में सेम है। उस केस में जो एरोमेटिक वाला होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब क्या रीजन है इसका? रीज़न ये होता है यार कि जो एरोमेटिक चीज़ें होती है ना, उसको ब्रेक करना सबसे पहले तो उसको ब्रेक करने में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तुम अगर देखोगे तो ये लोग ऐसे गोल चक्कर में फँस गए हैं कि ये इसके साथ रेजोनेंस में, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ ऐसे। यहाँ पे कोई गोल चक्का ऐसा नहीं है। तो ऐसे रेजोनेंस में जब ये फँस जाते हैं ना, तो ये थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं देन ऐसे। और एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटेंडेड कंजुगेशन है वो एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड हो जाता है। एक्स्ट्रा कैसे हो जाएगा वो? तो देखो यार, ये डबल बॉन्ड इसके साथ है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ है, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। तो ये घूमते रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, पहले ये एक साथ इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आ रहा होगा। तो ये क्या होगा कि एक पॉइंट आएगा जब ये ब्रेक होगा, जो इसका कंजुगेशन सिस्टम है घूमेगा, यहाँ पे आके फिर स्टॉप हुआ, फिर वापस घूमा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। तो इस कारण से जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली देखें तो एरोमेटिक कंपाउंड हमारा ये है, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, राइट। तो बात करते हैं कि यार सेंस क्या होता है। जब स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, हमने शुरू-शुरू में बताया कि एक सेंस हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि जब ये बंदा एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो ज़्यादा क्यों स्टेबल होता है देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से। तो मैं क्या बोल रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, हम एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी होता क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी क्या होता है कि जब जो तुम्हारा बॉन्ड्स है, वो आउटसाइडर अगर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, लेट अस सपोज सम ई प्लस है, कुछ भी हो, एक ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है, हम बाद में पढ़ेंगे, जो आके अटैक करने की कोशिश करेगा किस पे? ये डबल बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये कब करेगा अटैक और किस केस में ज़्यादा कर पाएगा, ये हम एक बार सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये चीज़ हम समझ गए, सोच लिए, तो आई एम श्योर कि आप समझ जाओगे कि ये वाला बंदा ज़्यादा क्यों स्टेबल है। सेंस सेंस क्या कहता है? एनर्जी वाइज़ तो मैंने बोल दिया कि इसको तोड़ना आसान नहीं है, या बहुत ज़्यादा चक्कर लगा ले रहा है जिसके कारण से, राइट। सेंस कैसे हम डेवलप करेंगे कि ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है? तो सेंस के लिए अब देखो, अब क्या होगा कि ये वाला बंदा यहाँ भी अटैक करना चाहेगा और ये वाला बंदा यहाँ भी अटैक करना चाहेगा। यहाँ पे जो है, जो रेजोनेंस है ना, वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो सुपर बिजी लोग होंगे और कभी रुकेंगे नहीं, कभी किसी भी पॉइंट इन टाइम पे एक दूसरे के साथ रेजोनेंस करना नहीं छोड़ेंगे। ये इसके साथ रेजोनेंस में लगा हुआ है, फिर ये इसके साथ ऐसे करके लगा हुआ है, और ये चल रहा है, ये प्रोसेस कभी रुक नहीं रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार इधर पे गया, यहाँ पे रेजोनेंस जब पहुँचा, जब ये इसका यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा, राइट। अगर हम इसका कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएँगे, वो समझ में आएगा। यहाँ पे इसका जैसे मैंने बोला कि ये यहाँ पे कूद जाएगा, ये वाला बंदा यहाँ पे कूद जाएगा और ये जो चीज़ है वो नेगेटिव चार्ज बना लेगा। नाउ इस पॉइंट इन टाइम पे यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बन गया, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे है, इलेक्ट्रोफाइल जो हम ई प्लस है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं होएगा यार। यहाँ पे अगर ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये कूद के यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ वाला होगा बंदा यहाँ पे कूद के चला जाएगा यहाँ। तो कभी भी इस वाले में देखोगे, कभी भी एक प्योर रूप से नेगेटिव चार्ज नहीं बना है। क्यों? क्योंकि वो घूम रहा है, कभी भी उसको ऐसा टाइम नहीं मिला कि अब वापस चलो। तो एक बार तो ये इधर आ गया, एक बार जो रेजोनेंस था इस वाले एग्जांपल में देखें, तो एक बार तो ये इधर से इधर चल के आ गया। अब क्या होगा, फिर से ये वापस आना शुरू हो जाएगा। ये क्या होगा, फिर से ये वापस जाएगा, और जैसे ही ये फिर से वापस जाने लगेगा, तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, बट देन क्या हुआ है कि एक नेगेटिव चार्ज, प्योर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना है, और यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज वगैरह नहीं बना है, अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो। दैट इज़ व्हाई हम बोलेंगे कि यार ये वाला बंदा जैसे ही नेगेटिव चार्ज बनेगा, इस पे जाके तुरंत अटैक करना चाहेगा, और यहाँ पे थोड़ा कम अटैक करेगा इसके रिस्पेक्ट में। यहाँ भी अटैक होता है और होएगा, लेकिन ज़्यादा कहाँ पे अटैक करेगा ये बंदा? यहाँ। और जो ज़्यादा अटैक जिस पे हो सकता है वो कितना कम स्टेबल। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि तुम सुरक्षित हो, सेफ हो, तुमके कोई अटैक नहीं करेगा, तुम अपने जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में रहोगे। तो ऑर्गेनिक में भी यही होता है स्टेबिलिटी का मतलब, कि तुम जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में रहोगे, तुम्हारे ऊपर कोई आगे पीछे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक नहीं करेगा। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है, जो ई प्लस है, वो आके यहाँ अटैक कर सकता है, एक चांस बनता है इसमें, यहाँ पे कोई चांस नहीं बनता है। तो दैट इज़ व्हाई अगर नेचर ऑफ बॉन्डिंग सेम हो दोनों लोगों में, तो कहीं न कहीं जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट चीज़ है जब हम
हाँ, लेटर ऑन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म और जो ऑर्गेनिक के हायर चैप्टर्स है जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप का जो चैप्टर्स है उसमें जब हम चीज़ों को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट छोटे-छोटे कंसेप्ट्स यहाँ पे हम जीओसी में देख रहे हैं, ये वाला हो गया या क्रॉस कंजुगेशन जो हम बात कर रहे थे और भी हम 4-5 छोटे-छोटे कंसेप्ट्स देखेंगे जो लोगों को नहीं मालूम होता है और फिर लोगों को पेन होता है कि यार ये अपने मन से कैसे सर ने कर दिया, क्लास में टीचर ने ऐसे कैसे बोल दिया कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। एक कंपाउंड बना और वो बोल दिए सर बोल देंगे कि ये मेजर कंपाउंड ये बन जाएगा, माइनर ये बनेगा। तुम्हें पता ही नहीं कि यार कैसे मेजर बन जाएगा ये अपने मन से। तो वहाँ पे मेजर इसलिए बन जाता है क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड सब लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी में हम पहुँच जाएँ, राइट? तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो एट द एंड ऑफ द डे मेजर कंपाउंड बनता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे मेजर कंपाउंड, क्या मेजर कंपाउंड, कौन-सा रिएक्शन, हम बाद में बात करेंगे इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में। लेकिन एक होलसम आइडिया मैं चाहता हूँ कि यहाँ जनरेट हो और हमें ये पता हो कि जो अगर नेचर ऑफ बॉन्डिंग सेम हो तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा होता है। ठीक है यार, इस वाले लेक्चर में इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में फिर से एक नया नोट मैं बताऊँगा, नोट पॉइंट बताऊँगा जो कि अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगा लाइक दिस वन। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगला वाला भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगला लेक्चर भी देखो और और मैं क्या बोलूँगा कि अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहा है तो वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर यार।